आईबीपीएस पीओ की प्रीलिम्स में जब भी आप बोट एंड स्ट्रीम का क्वेश्चन देखते हो तो आपको कहीं ना कहीं ये समझ में आता है कि ये सारे जो कंसेप्ट हमने देखे हुए हैं, लेकिन सॉल्व करते वक्त ऐसा पॉइंट आ जाता है कि इसके आगे आप सॉल्व नहीं कर पाते। एक ऐसी स्टेप आ जाती है जहां पे आपकी गाड़ी अटक जाती है, या तो आप वहां पे बहुत टाइम वेस्ट करके आंसर लाते हो या फिर बिल्कुल ही आंसर नहीं ला पाते, आपका टाइम भी वेस्ट होता है और आपका एक मार्क हाथ से चला जाता है। ओके, सो आज हम इस सेशन में सबसे पहले बोट एंड स्ट्रीम को लेके बेसिक कंसेप्ट जो है वो डिस्कस करेंगे। फिर मैं वन बाय वन एक एक क्वेश्चन में ऐसे क्या पॉइंट्स होते हैं जिससे उस क्वेश्चन को और आसानी से किया जा सकता है, जहां पे स्टूडेंट्स यूजुअली फंसते हैं। लेकिन मैं चाहूंगा इस सेशन के बाद आप वहां पे जहां पे बाकी स्टूडेंट्स कहीं ना कहीं अटक जाते हैं, या फिर पहले आप लोग फंसते थे, पिछली बार के अटेम्प्ट में फंसते होंगे या फिर मॉक में, वहां पे आप विद इन सेकेंड्स आंसर लाएं और अपना एक मार्क आईबीपीएस पीओ की प्रीलिम्स में डेफिनेटली सिक्योर करें। इसके ऊपर आपको 100% क्वेश्चन आने वाला है। और मैं ये बात बताना चाहता हूं आप सबको, जो भी पीओ प्रीलिम्स को लेके सीरियस है, एक मार्क का इंपॉर्टेंस आप समझिए। सिंप्लीफिकेशन, डेटा इंटरप्रिटेशन, इन सबकी प्रैक्टिस आप सब लोग बहुत जोरों शोरों से करते हो, लेकिन ध्यान रखिएगा कभी भी किसी का सिलेक्शन 10 मार्क 5 मार्क से नहीं रह जाता है, 1 मार्क से रह जाता है। ओके, सो आई वांट यू टू स्टे फोकस्ड विथ मी इन दिस सेशन। इसमें मैं आपको सबसे पहले बेसिक रिवाइज कराऊंगा, देन हम वन बाय वन क्वेश्चंस को कैसे डील करना है प्रीलिम्स के हिसाब से, स्पेसिफिकली प्रीलिम्स में आने वाले जो क्वेश्चंस है उसके लिए आपको अप्रोच कैसे रखनी चाहिए वो हम डिस्कस करेंगे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल देखो, बोट एंड स्ट्रीम में अगर हम देखें तो मेजरली 2 कंसेप्ट के ऊपर ये पूरा का पूरा टॉपिक बेस्ड है। ओके, तो लेट्स इमेजिन एक रिवर है। ओके, रिवर फ्लोइंग है और एक तालाब है। ओके, वाटर स्टेबल है, पानी हिल नहीं रहा जगह से, तालाब है। ओके, यहां पे एक बोट है हमारी। ओके, ये बोट अगर आगे पीछे घूमना चाहती है तो इसको ना सपोर्ट है ना कोई अपोजिशन है, राइट। बोट के इंजन में जितनी एनर्जी है उसी हिसाब से बोट आगे जाएगी या फिर उसी हिसाब से बोट का पूरा मूवमेंट होगा। लेकिन जब यही बोट हम कहते हैं कि एक ऐसे पानी के फोर्स के साथ जा रही है जो आइदर डाउनस्ट्रीम है, ओके, पानी बहता हुआ है, कहीं ना कहीं पानी बहता हुआ है, उस केस में अगर आप पानी के बहाव के साथ चले जाओ तो डेफिनेटली ये कोई भी ये बता सकता है कि पानी के बहाव के साथ अगर आपकी बोट जा रही है तो आपको कुछ आसानी होगी, राइट। बोट, पानी का प्रेशर बोट को अब ऑटोमेटिकली मिल जाएगा जिसकी वजह से स्पीड और बढ़ेगी, राइट। या फिर आप पानी के फोर्स के अगेंस्ट चले जाओ तो आपको पानी की जितनी स्पीड है उससे ज्यादा बोट की स्पीड लानी पड़ेगी, तब जाके आप आगे जा पाओगे, वरना पानी के साथ बह जाओगे। ऐसे ही होता है ना। आप में से अगर किसी ने ऐसा एक्सपीरियंस किया है कि आप रिवर में स्विमिंग की है, कहीं ना कहीं नदी में आप तैर के देखा है, आपने एक्सपीरियंस किया है, तो आपको यह समझ में आएगा कि फ्लोइंग वाटर में अगर आप स्विम करते हो तो आपको एक सर्टेन स्पीड मेंटेन करनी होती है, वरना आप कब बह के चले जाओगे पता भी नहीं चलेगा, राइट। तो इन 2 कंडीशंस पे ही आपका पूरा का पूरा टॉपिक बेस्ड है। ये कंसेप्ट्स आपको एक बार समझ में आ जाए, फिर हम देखेंगे कि कैलकुलेशन का पार्ट कैसे डील करना है। ओके, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है जो हम क्वेश्चंस के साथ डिस्कस करेंगे। फिलहाल हम कॉन्सेप्ट्स के ऊपर कॉन्सेंट्रेट करते हैं। देखो, 2 चीजें यहां पे समझनी है आपको। एक तो स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर, मतलब बोट की वो स्पीड जो कि किसी भी पानी से इन्फ्लुएंस नहीं है, पानी के साथ नहीं बह रही है, पानी के अगेंस्ट नहीं है, कुछ नहीं है। नॉर्मल आप तालाब में खड़े हो, आपने बोट का इंजन चालू किया है और बोट घूम रही है। ओके, वहां पे ना पानी का सपोर्ट है ना कोई अपोजिशन है, उसे हम कहेंगे स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर। ओके, जिसे हम फॉर द सेक ऑफ कन्वीनियंस कहेंगे यू किलोमीटर पर आवर है। ओके, दूसरी बात आती है स्पीड ऑफ स्ट्रीम, मतलब क्या, पानी का बहाव। एक तो पानी अगर नीचे जा रहा है तो जैसा मैंने कहा आपको सपोर्ट करेगा, या तो पानी अगर आप बोट ऊपर ले जाना चाहते हो, पानी के फ्लो के अगेंस्ट लेके जाना चाहते हो, तो आपको एक फ्रिक्शन मिलेगा, आपको एक फोर्स मिलेगा पोजीशन में, है ना। तो इन दोनों कंडीशंस के ऊपर सारे के सारे आपके क्वेश्चंस डिजाइन होंगे। और स्पीड ऑफ स्ट्रीम जो है, जो पानी का बहाव है, वो हम v से डिनोट करेंगे। ओके, तो पहली कंडीशन हम डिस्कस करते हैं अपस्ट्रीम। ओके, अपस्ट्रीम नाम से आपको आइडिया रफली क्लियर हुआ होगा। अपस्ट्रीम का मतलब है
ये मैंने आपकी ड्रॉ की नदी, पानी ऐसे बहते हुए आ रहा है इस साइड से, है ना। तो एक बोट यहाँ पे है जिसको ऊपर जाना है। अच्छा बाय द वे, सबसे पहले अगर बोट, ध्यान से सुनिए मैं क्या कह रहा हूं, बोट अगर एक ही जगह पे रुकना चाहती है, एक ही जगह पे, ना ऊपर जाना है ना नीचे जाना है, ओके, तो बोट को वाटर की जितनी स्पीड है उतनी ही स्पीड मेंटेन करके रखनी पड़ेगी, राइट। वो बोट के लिए 0 पॉइंट होगा, ये बात समझिए आप, ओके। आपने ये चीज आपने एक्सपीरियंस की होगी, अगर आप कहीं रोड पे ट्रैवल कर रहे हो, आपके सामने एक बस है और आप बाइक पे जा रहे हो, बस को आपको ओवरटेक करके आगे जाना है, राइट। एक पॉइंट आता है जब बस और आप दोनों एक लाइन में खड़े होते हो, राइट। उस पॉइंट पे बस और आपकी स्पीड एग्जैक्टली सेम होती है, तो दोनों के कंपैरिजन, मान लो दोनों की स्पीड 60 किलोमीटर है, तो दोनों के कंपैरिजन में रिलेटिव स्पीड 0 हो जाती है ना। यहां पे सेम केस में, ये आपको समझना इंपॉर्टेंट है, ये कंसेप्ट समझने के बाद आपके क्वेश्चन सॉल्यूशन भी बहुत आसानी से होंगे, इसीलिए मैं आपको इतना ज्यादा एक्सप्लेन कर रहा हूं। अगर बोट एक ही जगह पे रुकना चाहता है तो पानी का जितना बहाव है, मान लो पानी 5 किलोमीटर पर आवर के हिसाब से बह रहा है, ओके, तो बोट को कम से कम 5 किलोमीटर स्पीड आवर की एग्जैक्ट स्पीड मेंटेन करके रखनी होगी, तब जाके आपका बोट पानी पे एक जगह पे रुकेगा, मतलब 0 पॉइंट होगा, डिस्प्लेसमेंट नहीं होगा, चेंज नहीं होगा पोजीशन में, ओके। अब बोट अगर आगे बढ़ना चाहता है, ओके, बोट आगे बढ़ना चाहता है, तो सबसे पहली कंडीशन, सबसे इंपॉर्टेंट कंडीशन, कि स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर, जितनी एनर्जी बोट एक ठहरे हुए पानी में लगाता है, उतनी वो जो एनर्जी है, वो जो स्पीड है, वो आपको पानी के फोर्स से ज्यादा होनी चाहिए, ओके। तो बची हुई जो स्पीड है वो आपको मिलेगी स्पीड ऑफ बोट अपस्ट्रीम, ओके। एग्जाम्पल के साथ, नंबर्स के साथ समझते हैं, आसानी होगी आपको। मान लो ये जो बोट है वो 15 किलोमीटर पर आवर स्पीड है, ये कैसी स्पीड है, स्टिल वाटर। अगर ठहरे हुए पानी में बोट घूमेगी तो इंजन, मान लो आपने इतना घुमाया है, वो 15 किलोमीटर पर आवर के हिसाब से चलेगा। अब ये जो 15 किलोमीटर पर आवर है, उसमें से 5 किलोमीटर पर आवर वाली जो एनर्जी है, जो स्पीड है, वो किस में खर्च होगी, ये पानी का फोर्स न्यूट्रलाइज करने में, पानी का फोर्स 0 करने में, राइट। तो बचा हुआ जो स्पीड है आपका, ओके, बोट का स्पीड, रिजल्टेंट स्पीड जिसे कहते हैं, पानी का उल्टा बहाव की वजह से होने वाला स्पीड में घटौती, उसे हम कहते हैं u माइनस वी। समझ में आ रहा है, इतना आसान है, इसमें ज्यादा कुछ दिमाग नहीं लगाना है। अगर बोट ऊपर जा रहा है तो वहां पे जो स्पीड है, नॉर्मल स्पीड, उसको आप वाटर का स्पीड आप उसमें से माइनस कर दो, आपको रिजल्टेंट स्पीड मिल जाएगा, ओके। आसान है पॉइंट समझना, राइट। नेक्स्ट पॉइंट चलते हैं, इसका उल्टा केस, रिवर्स केस, डाउनस्ट्रीम, ओके। डाउनस्ट्रीम में क्या होगा कि मान लो आपकी नदी बह रही है, ओके, और आपको बोट यहां से नीचे लेके जाना है पानी के साथ, ओके। अब आप 15 किलोमीटर पर आवर के हिसाब से फॉर एग्जांपल बोट अपनी चला रहे हो, और पानी की स्पीड जो है वो 5 किलोमीटर पर आवर है, बराबर। तो पानी एनीवे सेम डायरेक्शन में जा रहा है आपकी बोट के, तो वो आपको एडिशनली फोर्स प्रोवाइड करेगा। पानी की जो एनर्जी है वो आपके साथ में है। पिछली वाले केस में अपोजिशन में थे, दोनों अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे थे, यहाँ पे सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं, तो यहाँ पे फोर्सेस का एडिशन होगा, राइट। तो यहाँ पे स्पीड ऑफ बोट डाउनस्ट्रीम, पानी के साथ जाना, वहां पे क्या होगा, एडिशन होगा, ओके। समझ में आया पॉइंट, आसान है, ज्यादा कुछ मुश्किल नहीं है समझना। ये दोनों पॉइंट अगर आपको समझ में आते हैं तो क्वेश्चन में हम नंबर्स के साथ कैसे खेलते हैं, वहां पे हम कंसेप्ट भी यूज करेंगे, न्यूमेरिकल गेम भी, दोनों एक साथ यूज करेंगे, ताकि आपको सॉल्व करने में आप कम से कम टाइम में एक्यूरेटली सॉल्व कर पाओ, ओके। देन नेक्स्ट यहाँ पे पॉइंट आता है कि मान लो आपको दोनों स्पीड दी गई है, स्पीड ऑफ डाउनस्ट्रीम भी दिया गया है, स्पीड ऑफ अपस्ट्रीम भी दिया गया है, कि बोट अगर पानी के साथ जा रही है और पानी के अगेंस्ट, दोनों स्पीड दी गई है, तो इस टाइम पे आप स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर कैसे निकालोगे, कोई रॉकेट साइंस नहीं है। अपस्ट्रीम का आपका स्पीड क्या होता है, अपस्ट्रीम का स्पीड u माइनस वी, ओके, और आपका डाउनस्ट्रीम का स्पीड u प्लस वी, ओके। समझ में आ रहा है, ज्यादा कुछ दिक्कत वाली बात नहीं है इसमें, है ना, सिंपल है। तो यहाँ पे आपका ये v कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे 2 डिवीजन में है, तो आप ये 2u डिवाइडेड बाय u विच इज u, ऐसे आपको फॉर्मूला ऐसे बनता है इसका। बेसिकली अगर अपस्ट्रीम डाउनस्ट्रीम दोनों के वैल्यू दिए तो दोनों को ऐड करके डिवाइड कर दोगे,
स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर आपको मिल जाएगा। दूसरा पॉइंट क्या है कि आपको अगर अपस्ट्रीम और डाउनस्ट्रीम दोनों की स्पीड दी है और वाटर का स्पीड निकालना है, पानी का स्पीड निकालना है, तो उस टाइम पे आप करोगे सेम फॉर्मूला जो हमने पहले डिस्कस किया था, ये स्पीड डाउनस्ट्रीम मतलब u प्लस वी, ओके, माइनस u माइनस वी। अब ये माइनस u माइनस वी का क्या होगा कि माइनस u प्लस वी, है ना, ब्रैकेट के अंदर, इस वजह से माइनस माइनस प्लस होगा, डिवाइडेड बाय 2। तो ये माइनस यू कैंसल्स, 2v अपॉन 2 विच विल गिव यू v। यहां तक क्लियर है? फॉर्मूले कैसे बनते हैं आप अच्छे से समझ चुके हो। अब हम क्वेश्चंस की ओर जा रहे हैं। ये वाला पार्ट इंटरेस्टिंग होगा, आपका फोकस बनाए रखिए। क्वेश्चंस एक बार, ये जो क्वेश्चंस मैं आपको समझा रहा हूं उतने आप समझ गए तो आपकी स्पीड बनी रहेगी, आपकी एक्यूरेसी बनी रहेगी। और अगर डिस्कशन में आपको बहुत बार, अगर आपने बोट एंड स्ट्रीम पढ़ा भी है या फिर पहली बार पढ़ रहे हो, कंसेप्ट आपके क्लियर हो जाएंगे सिर्फ क्वेश्चन के थ्रू। ओके, सो फर्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। ओके, इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। ओके, यूजुअली ऐसे क्वेश्चन में स्टूडेंट्स अपना टाइम वेस्ट करते हैं। मैं आपको बताऊंगा कि आप अपना टाइम कैसे ऑप्टिमम लेवल पे मेंटेन करें, जिससे आपकी स्पीड भी बनी रहेगी, आप क्वेश्चन एग्जाम में आराम से सॉल्व करके आओगे। ओके, स्टे फोकस्ड। क्वेश्चन हम देखते हैं, स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर। ओके, स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर आपको दिया है 8 किलोमीटर पर आवर, एंड स्पीड ऑफ स्ट्रीम, पानी का बहाव वो भी आपको दिया गया है 1.5 किलोमीटर पर आवर। ओके, अ मैन रोज टू अ प्लेस, मतलब एक जर्नी करता है, रोज टू अ प्लेस एट अ डिस्टेंस ऑफ 61.75 किलोमीटर, एक ऐसी जगह जाता है जो कि 61.57 किलोमीटर दूर है। ओके, एंड कम्स बैक। ऑब्वियसली एक बार वो अपस्ट्रीम का जर्नी कर रहा है और एक बार डाउनस्ट्रीम का, बराबर, जो भी पहले होगा बाद में होगा, कुछ फर्क नहीं पड़ेगा अपने को, है ना। यहां से हमें पूछा गया है कि टोटल टाइम टेकन बाय हिम, टोटल जाके वापस आने में उसे कितना टाइम लगेगा। ओके, तो टाइम हमें फाइंड आउट करना है। ये दोनों का टाइम, पूरे जर्नी का टाइम कैसे फाइंड आउट करेंगे हम? टाइम फॉर अपस्ट्रीम प्लस टाइम फॉर डाउनस्ट्रीम। ओके, ये कुल मिला के हमें इसका वैल्यू चाहिए। ओके, स्टे फोकस्ड। अब अपस्ट्रीम का स्पीड, स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर आपको 8 किलोमीटर पर आवर दिया है, स्पीड ऑफ वाटर 1.5 दिया है, तो मैं कहूंगा आपका अपस्ट्रीम का स्पीड जो है वो है 6.5। ओके, और डाउनस्ट्रीम, ओके, स्पीड फॉर डाउनस्ट्रीम अगर पानी के साथ जा रहा है तो क्या होगा, बेसिकली एडिशन होगा, नथिंग एल्स, 9.5। ओके, अब यहां से आपका एक्चुअल सॉल्यूशन चालू होता है, जहां पे आप फंसने के चांसेस है। टाइम का फॉर्मूला क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन स्पीड, है ना, ये हम सबको पता है, ये हम सबने बचपन से पढ़ते हुए रहे हैं, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। ओके, तो यहां से टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड हम कह सकते हैं, बराबर। डिस्टेंस आपको दिया गया है 61.75। ओके, अच्छा, अपस्ट्रीम का स्पीड कितना है? 6.5 प्लस टाइम फॉर डाउनस्ट्रीम हमें देखना है, जो कि डिस्टेंस तो सेम होगा, 61.75 जाके वापस आना, मतलब उतना ही जाना है उतना ही आना है, 61.75 डिवाइडेड बाय 9.5। अब यहाँ पे बहुत सारे लोग परेशान हो जाते हैं कि 6.5 9.5 एलसीएम लेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, नंबर आड़े टेढ़े आएंगे, जो हम सोच भी नहीं सकते ऐसे नंबर आएंगे। कैलकुलेटर तो दिया है नहीं, है ना, आईबीपीएस आपको कैलकुलेटर थोड़ी अलाउ करता है। तो ऐसे टाइम पे आप सॉल्व करते वक्त आपको कहीं ना कहीं चौकन्ना रहना है, आपके आंसर्स बन जाएंगे। ध्यान से देखो, मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, सिर्फ ये वाला पार्ट हम सबसे पहले सॉल्व करते हैं। ओके, और ये वाला पार्ट सॉल्व करने के लिए मैं आपसे रिकमेंड करूंगा कि आप टेबल्स बनाना सीखिए। मैंने 1 to 100 और 100 के आगे वाले नंबर्स भी टेबल बिना रटे कैसे बनाने हैं उसका लेक्चर ऑलरेडी यूट्यूब पे डाला हुआ है, आप मेरे प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हो, मेरे चैनल पे आपको उसका टोटल लिंक मिल जाएगा। ये एक चीज आप अगर सॉल्व करोगे तो आप एनीवे 10 कदम बाकियों से आगे होगे। ओके, नंबर्स के लिए कोई अल्टरनेटिव नहीं है दोस्त, सो पे अटेंशन। इस क्वेश्चन में सिर्फ इतना पार्ट मैं सॉल्व करूंगा, ये मुझे बहुत कुछ बता देगा। यहां से मैं देखता हूं 617.5 डिवाइडेड बाय 65, ऐसा लिख सकता हूं मैं, कोई दिक्कत नहीं है, है ना। अब सीधा 65 का टेबल लगाऊंगा मैं। ओके, रिमेंबर 65 10 जा कितना होता है? 650, हम सबको पता है, राइट। 65 9 जा कितना होगा? 650 माइनस 65 कितना होता है? 585, बराबर। तो ये 9 यहाँ पे, अब ये 585
और आगे कितना है फिर 617 है बराबर, तो कितना बचा 32, तो यहाँ पे कितना है 5, तो ये 65 के टेबल में 325 कहीं पे आता है। अगर आप नंबर स्प्लिट करके देखोगे, आपके सामने नंबर स्प्लिट हो जाता है तो आपको समझ में आएगा 65 जा 300, 5 5 जा 25, तो 65 5 जा 325, तो इसे मैं लिख दूंगा 9.5। ओके, अब ध्यान से देखो, अगर 61.75 डिवाइडेड बाय 6.5 9.5 देता है, तो 61.75 डिवाइडेड बाय 9.5 कितना देगा? ऑब्वियस सी बात है, ये वाला नंबर आएगा, है ना। ये कोई भी आपको बता सकता है कि 6/2 इज इक्वल टू 3, तो ऑब्वियसली 6/3 इज इक्वल टू 2, वही लॉजिक है यहाँ पे, है ना। तो मैं सीधा ये 9.5 नंबर देखने के बाद 6.5 इसमें ऐड कर दूंगा, आपका आंसर यहाँ से बन जाएगा 16 आवर्स। खत्म। 9.5 एलसीएम क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कुछ नहीं करना है, सिर्फ एक नंबर कैलकुलेट करो, वहां से आपके आंसर बन जाएंगे। ओके, हर एक क्वेश्चन के लिए एक ऐसी पॉइंट आती है, एक ऐसी कड़ी आती है जिसको अगर आप अच्छे से समझोगे तो आपका टाइम वहां पे कम होगा, आपके एफर्ट्स कम होंगे। सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये देखो, अगर आपके एफर्ट्स कम होते हैं तो आपका टाइम भी कम होगा, आपके स्टेप्स जब कम होते हैं तो आपके गलत होने के चांसेस भी कम होते हैं और आपकी एक्यूरेसी भी मेंटेन रहेगी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगेन सारे के सारे मैंने क्वेश्चन आज ऐसे ही रखे जहां पे कहीं ना कहीं हम थोड़े से ट्विस्ट देखते हैं। ओके, कैसे सॉल्व किया जाए, जहां पे यूजुअली फंसने के चांस होते हैं, टाइम वेस्ट करने के चांस होते हैं, उसे ही टाइम में कैसे लाया जाए वो हम आज देखने वाले हैं। सो इस क्वेश्चन में हम देखें, इन स्ट्रीम रनिंग एट 2 किलोमीटर पर आवर अ मोटर बोट गोज 6 किलोमीटर अपस्ट्रीम एंड बैक अगेन टू स्टार्टिंग पॉइंट इन 33 मिनट्स। ओके, क्या कहना है कि आपको पानी का स्पीड दिया है 2 किलोमीटर पर आवर, मोटर बोट 6 किलोमीटर जाता है और वापस आता है, उसके लिए टोटल जर्नी करने के लिए कितना टाइम लगता है 33 मिनट्स, 33 मिनट में पूरा का पूरा जर्नी होता है। तो आपको स्पीड ऑफ बोट मोटर बोट इन स्टिल वाटर में क्या होगा ये देखना है। ओके, ध्यान से देखिए गया इसको कैसा करना है। अगेन टाइम दिया हुआ है आपको, किस चीज का टाइम है, टाइम फॉर अपस्ट्रीम प्लस टाइम फॉर डाउनस्ट्रीम विच इज इक्वल टू टोटल टाइम 33 मिनट्स। ओके, अब ये मिनट कुछ जम नहीं रहा है ना, क्योंकि आप स्पीड किलोमीटर पर आवर में देख रहे हो, डिस्टेंस किलोमीटर में दिया है, तो टाइम मिनट में नहीं जमेगा, हमें टाइम को आवर्स में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो इसके लिए मैं डिवाइड कर दूंगा 60 से। ओके, पे अटेंशन। यहां से टाइम फॉर अपस्ट्रीम कैसे कैलकुलेट किया जाए, टाइम का फॉर्मूला जैसे हमने अभी देखा था। ओके, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, डिस्टेंस कितना है आपका 6। ओके, अपस्ट्रीम का स्पीड, ओके अपस्ट्रीम का स्पीड निकालने के लिए आपको स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर कंसिडर करना पड़ेगा x। ओके, स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर मैंने इस क्वेश्चन में कंसिडर किया x, तो यहां पे अपस्ट्रीम का स्पीड मैं कंसिडर करूंगा x माइनस मुझे दिया गया है स्पीड ऑफ वाटर विच इज 2। ओके, प्लस डाउनस्ट्रीम के लिए भी जर्नी तो सेम है ना 6 किलोमीटर डिवाइडेड बाय, अब यहां से x प्लस 2, समझ में आ रहा है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। विच इक्वल्स टू, इसे अगर मैं सिंप्लीफाई करके लिखना चाहूं, इसे अगर मैं सिंप्लीफाई करूं तो मुझे मिलेगा 11/20। ओके, यहां तक बात दुरुस्त है। ओके, इस क्वेश्चन से आगे बहुत सारे आंसर्स में सॉल्यूशन में आपको यह देखा होता है कि इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करो, आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिलेगा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फैक्टर्स निकालो, कहाँ चले गए आप, है ना। इतना टाइम है कि आपके पास एग्जाम में सॉल्व करने के लिए नहीं है ना, तो इसको भी सॉल्व करने का एक अलग तरीका होता है जो मैं चाहूंगा आप अच्छे से समझे। ओके, ध्यान से देखो, नंबर क्या है, राइट हैंड साइड में जो नंबर है 11/20 है बराबर, मतलब डिनोमिनेटर में क्या दिया है आपको 20, ये नंबर अच्छे से समझे, डिनोमिनेटर में 20 दिया है। अब मैं एक एक ऑप्शन पुट करके देखता हूं कि क्या क्या बन सकता है यहाँ पे। ओके, अगर मैं यहाँ पे x की जगह 8 पुट करता हूँ, है ना, ऑप्शन ही तो x की वैल्यूज है, 8 पुट करके देखता हूं तो मुझे क्या मिलेगा यहाँ पे 8 - 2 6, है ना, तो 6 डिवाइडेड बाय 6 आएगा 1। ओके, तो यहीं पे मुझे बता दो आप लोग कि 1 आने की कोई संभावना है, 1 घंटा है क्या, 6 डिवाइडेड बाय 6 1 आता है, 1 आवर प्लस समथिंग आएगा, 1 घंटा है, टोटल 33 मिनट का जर्नी है, सिर्फ अपस्ट्रीम का टाइम कहाँ से 1 घंटा होगा, समझ में आ रहा है। तो ये ऑप्शन मेरा यहीं से चला गया। आई होप ये समझ में आ रहा है मैं कैसा नलिफाई कर रहा हूं। देखो टोटल टाइम ही 33 मिनट दिया है,
यहाँ पे अगर आप वैल्यू 8 रखोगे तो सिर्फ अपस्ट्रीम का टाइम आएगा 1 घंटा, कैसे हो सकता है ना। तो ये ऑप्शन आपका चला गया। सेकंड ऑप्शन की ओर चलते हैं हम लोग कि ये मैं इसमें अगर पुट करूं तो ये 12 माइनस 2 विच इज 10, ओके 10 मतलब ये बनेगा कुछ 6/10, ओके नो प्रॉब्लम, अभी तक नो प्रॉब्लम। प्लस आगे वाला नंबर अगर मैं देखूं तो ये बनेगा 6/14, है ना, 12 + 2 14। अब मुझे एक बात बताओ, 10 और 14 का एलसीएम क्या आता है, लीस्ट कॉमन मल्टीपल, आपको क्या मिलेगा 70, बराबर है। तो इसे सॉल्व करने के लिए यहां पे सबसे पहले आएगा 70, और आप में से कोई भी मुझे बता दो कि 70 किसी से भी डिवाइड करके आप 20 बना सकते हो। 70 को रिड्यूस करके 70 का 20 हो सकता है? हो ही नहीं सकता, पॉसिबल ही नहीं है ना। तो यहां से आपका सेकंड ऑप्शन भी गायब हो जाएगा। देखो ये फ्रैक्शन ऑफ सेकंड में करने के काम है, सिर्फ नंबर देखते ही आपको समझ में आना चाहिए कि यहाँ पे अगर 10 14 है तो 70 आपका कहीं भी 20 में कन्वर्ट नहीं होगा, तो दिस ऑल्सो गोज आउट ऑफ द विंडो। नेक्स्ट ऑप्शन की हम और चलते हैं। यहाँ पे अगर देखा जाए तो ये कुछ इस तरीके से बनेगा आपका 6 डिवाइडेड बाय 18 है तो यहाँ पे आएगा 16 प्लस 6 डिवाइडेड बाय ये आपका बनेगा 20, ओके ठीक है, अभी तक तो ठीक लग रहा है। देन 16 और 20 इन लोगों का एलसीएम क्या आएगा, ये तो ठीक ठाक बन सकता है। यहाँ पे क्या बनेगा आपका 80, है ना। अब 80 कहीं ना कहीं 20 के मल्टीपल्स में आता है, इस वजह से हम इसे सोचेंगे, दिक्कत नहीं है, इसमें कुछ दिक्कत नहीं है। तो ये अगर 80 बनाया है तो इसे किससे मल्टीप्लाई किया आपने 5, तो ऊपर भी 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, बराबर है, दूसरी बात है ना। तो यहां पे आपका आएगा 30, बराबर। प्लस अगर इसे 20 को आपको 80 बनाना है तो किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 4 से, है ना। 4 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये आपका आएगा 24, तो ये 54/80। अब ये तो चलो डिवाइड करने के लिए अगर 20 में कन्वर्ट करना है तो 4 से डिवाइड कर दूंगा, तो ये 4 से डिवाइड होगा भी नहीं, 54 होता भी नहीं है। तो ये एनीवे ये भी ऑप्शन आपका चला गया, ओके। देन लास्ट आपके पास बचता है, उतना पार्ट हम टैली करेंगे, आपका आंसर वही है, ओके। जानबूझ के मैंने ये लास्ट ऑप्शन रखा था ताकि आपको समझ में आ जाए ये किस तरीके से करते हैं। लेकिन ये वाला पार्ट इंप्लीमेंट कब कर पाओगे आप, आपके मल्टीप्लिकेशन स्ट्रांग हो, आपके HCF LCM निकालने की आइडिया स्ट्रांग हो, आपका डिवीजन प्रोसेस, ये सारी अगर फ्रैक्शन ऑफ सेकंड में पेपरलेस कैलकुलेशन है तब ये चीज़ हो सकती है। और एनीवे PO में जा रहे हो तो मैं ये अज्यूम करके चल रहा हूँ कि पेपरलेस होंगे ही आप लोग, उसके बगैर खैर कोई पॉइंट बनता भी नहीं है। देन ये 6 डिवाइडेड बाय 22 माइनस 2 अगर हम देखें तो ये बनता है आपका 6/20, ओके, प्लस 6/24। अब ये इन दोनों का एलसीएम कितना आएगा 120, बराबर। अब इसे 120 कन्वर्ट करने के लिए 6 को किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 36, है ना, प्लस 24 5 मतलब 6 5 30 लूंगा मैं ऊपर, तो ये 66 डिवाइडेड बाय 120, ओके। तो इसे अगर मैं रिड्यूस करूं, ओके, इसे मैं फाइनली तो चाहता हूं इसे 20 बनाऊं, है ना, तो आइडियली 6 से डिवाइड कर दूंगा दोनों को, तो ये 11/20 ये मेरा मैच करता है। तो ऑप्शन डी विल बी माय आंसर, ओके। ट्रेडिशनल वे से नंबर्स के साथ आप खेलने बैठोगे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व ही नहीं कर पाओगे आप, ऐसे होता ही नहीं है। अभी तक 2 क्वेश्चन जो हमने देखे थे ट्रेडिशनल मेथड से जो भी सॉल्व करने जाएगा फंस जाएगा एग्जाम में, ओके। PO की प्रीलिम्स में आपको सिर्फ नंबर गेम नहीं, कंसेप्चुअल भी पूछा जाता है, और नंबर में भी कंसेप्ट पूछे जाते हैं कि नंबर के साथ आप किस तरीके से खेल सकते हो, कितना फ्रेंडली हो आप, वो भी आपसे देखा जाएगा, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगेन इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। इफ अ मैन रोज एट अ स्पीड ऑफ 5 km/h इन स्टिल वाटर, पानी ठहरा हुआ है, उसमें उसकी स्पीड 5 km/h है, ओके, और एंड हिज रेट अगेंस्ट द करंट, ओके, मतलब स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर, मतलब मैन का जो है स्टिल वाटर का स्पीड आपको दिया गया है, ओके। तो ये बेसिकली u का वैल्यू है 5 है, और आपको बताया गया अगेंस्ट द करंट। अगेंस्ट द करंट, ये अगेंस्ट द करंट, अगेंस्ट द फ्लो, ये सारे इसका मतलब होता है अपस्ट्रीम, ओके, पानी के अगेंस्ट, बहाव के अगेंस्ट। तो इसका स्पीड ऑफ अपस्ट्रीम आपको दिया गया है 3.5। तो इससे आप जाहिर सी बात है अंदाजा लगा सकते हो, स्टिल वाटर में अगर 5 का स्पीड है, अपस्ट्रीम जाते वक्त 3.5 का हो रहा है, तो आपका वाटर का जो स्पीड है, ओके, स्पीड ऑफ स्ट्रीम
वो कितना होगा 1.5। कोई इसमें कुछ है ही नहीं, लॉजिक ही नहीं है, समझ रहे हो आप। सिंपल सी बात है, स्टिल वाटर में अगर 5 का स्पीड है, अपस्ट्रीम में 3.5 का है, तो कहीं ना कहीं वाटर का स्पीड आपका 1.5 मतलब 1.5 हो जाएगा। ओके, आपको पूछा क्या है, देन द मैन्स रेट अलोंग विद द करंट, पानी के साथ अगर वो जाएगा तो उसका स्पीड क्या होगा। कोई बात नहीं, इस दोनों को ऐड कर दो, आपका आंसर ये हो जाएगा, फिनिश। इतना आसान है। ओके, इसको अगर आप इक्वेशन में डालोगे, नहीं है आपके पार होना आपके हाथ में, फिर बड़ा मुश्किल हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम लोग। ओके, ये वाला क्वेश्चन भी अगेन आपके लिए बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। इफ अ मैन रो 18 किलोमीटर पर आवर इन स्टिल वाटर। ओके, पानी अगर स्टिल है तो वो 18 किलोमीटर पर आवर की स्पीड मेंटेन कर सकता है। इट टेक्स हिम थ्राइस एज लॉन्ग टू रो एज टू रो डाउन। ओके, ये क्या झमेला है समझो। अगर वो ये जो आप मैन का स्पीड दिया गया आपको, वो स्टिल वाटर में, बोट की जगह मैन बोला है उन्होंने, बाकी कुछ नहीं है। 18 किलोमीटर पर आवर जो है वो स्पीड इन स्टिल वाटर है। ओके, स्पीड इन स्टिल वाटर मतलब u का वैल्यू आपको दिया गया है विच इज 18। ध्यान से समझो, u का वैल्यू आपको दिया गया है 18 किलोमीटर पर आवर। ओके, इट टेक्स हिम थ्राइस एज लॉन्ग टू रो अप एज टू रो डाउन। ओके, पानी के बहाव के अगेंस्ट चढ़ने में जितना उसे 3 गुना टाइम लगता है जितना कि उसे नीचे आने में लगता है। समझ रहे हो, आसान है। फाइंड द रेट ऑफ स्ट्रीम। ओके, अब यहां पे अगर आप में से कोई भी टाइम के फॉर्मेट में इक्वेशन बनाने जाएगा, अटक जाएगा। ओके, मुझे एक बात बताओ, अगर टाइम 3 गुना लग रहा है, ओके, अपस्ट्रीम जाने के लिए टाइम 3 गुना लग रहा है डाउनस्ट्रीम से, तो डाउनस्ट्रीम का स्पीड अपस्ट्रीम के स्पीड से 3 गुना होना चाहिए। सही बात है, दुरुस्त बात है, राइट। मान के चलो अगर ये 300 किलोमीटर डिस्टेंस है, ओके, और कोई व्हीकल है जो कि 300 किलोमीटर पर आवर के हिसाब से जा रहा है, ओके, तो वो कितने घंटे में पहुंचेगा? 1 घंटा, राइट। वही अगर दूसरी गाड़ी 100 किलोमीटर पर आवर से जा रही है तो उसे कितना टाइम लगेगा? 3 घंटा, बराबर। तो अगर ये दूसरे वाले व्हीकल को 3 गुना टाइम लग रहा है, तो पहले वाले व्हीकल का टाइम का रेशियो, स्पीड का रेशियो वो 3:1 होगा, 3 गुना स्पीड होगा, बराबर है। तो यहां से मैं रफली ये कह सकता हूं आप लोगों को कि 3 गुना स्पीड ऑफ अपस्ट्रीम इज इक्वल टू स्पीड ऑफ डाउनस्ट्रीम। कोई इसमें कंफ्यूजन नहीं है, समझ रहे हो आप सब लोग कि अगर टाइम 3 गुना है तो स्पीड भी दूसरे वाले का 3 गुना होगा या फिर 1/3 होगा, जो भी आपको समझने में कंफर्टेबल लगे। अब आपको स्टिल वाटर का तो स्पीड दिया गया है 18, आपको चाहिए क्या? रेट ऑफ स्ट्रीम, मतलब पानी का स्पीड चाहिए बेसिकली। तो मैं यहाँ पे कहूंगा 3, अपस्ट्रीम जा रहे हैं हम लोग, तो 18 माइनस एक्स, एक्स क्या है जो हमें फाइंड करना है? स्पीड, है ना, विच इक्वल्स टू डाउनस्ट्रीम। डाउनस्ट्रीम क्या होगा? 18 प्लस एक्स, फाइन, है ना। तो ये आपका 54 माइनस 3x विच इज इक्वल टू 18 प्लस एक्स, है ना। तो ये सारे x एक साइड लेके आ जाओ, ओके, तो ये आपको कुछ ऐसा मिलेगा, समझ रहे हो, इसमें कुछ दिक्कत नहीं है ना। तो ये x अगर इस साइड लेके चले जाओगे आप, तो ये बनेगा 4x और ये बनेगा आपका 54 माइनस 18 विच इज 36। तो आपका x का वैल्यू आएगा 9। ओके, आसान सी बात है। तो ये आपका 9 आंसर आएगा, राइट। आपको रेशियोज भी समझ में आने चाहिए। टाइम के फॉर्मेट में अगर मल्टीपल्स दिए 2 गुना 3 गुना, तो उसको स्पीड में कन्वर्ट करना आना चाहिए। स्पीड में दिया है तो टाइम में कन्वर्ट करना आना चाहिए। इंटर रिलेटेड पार्ट है, इसमें ज़्यादा कुछ दिक्कत वाली बात होनी नहीं चाहिए आपके लिए, ओके। और फाइनली ये वाला क्वेश्चन मैंने आप सब लोगों के लिए होमवर्क के लिए दिया है। मैं चाहूँगा इस क्वेश्चन को आप रिलीजियसली सॉल्व करें और मुझे अपना टाइम भी बताएं कितने टाइम में आप कर सकते हो, क्योंकि अगर इसे सॉल्व करने में टाइम को लेकर आप कहीं पे ज़्यादा ले रहे हो तो मैं चाहूँगा कि मैं इसे फिर से आप लोगों के लिए एक्सप्लेन कर दूंगा। इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट ज़रूर कीजिए। आपके IBPS PO की प्रीलिम्स बहुत नज़दीक है। जिन लोगों ने IBPS क्लर्क के अटेम्प्ट दिए हैं, लूज़ नहीं पढ़ना है। अगर आपका पेपर बहुत अच्छा गया है तब भी लूज़ नहीं पढ़ना है, ख़राब गया है तब भी डिमोटिवेट नहीं होना है। आप लोगों का काम है पढ़ाई करना, रिजल्ट आपको वक्त पे सही मिल ही जाएगा, ओके। ये प्रोसेस ही ऐसा है जहाँ पे आपको बहुत इंटेंसिवली
एक फिजिकल, मेंटल, इमोशनल स्ट्रेस के थ्रू जाना पड़ता है। बट होल्ड ऑन गाइस, ये आपको बहुत कुछ अच्छी चीज़ें भी दे के चला जाएगा। ओके, दिस इज़ माय पर्सनल एक्सपीरियंस। मैं भी आप लोगों की तरह इस जर्नी से चला गया हूँ, उसके बाद ही मैं आज आपके सामने यहाँ पे बैठा हूँ। ओके, सो आई विश यू ऑल द बेस्ट। मैं चाहूँगा आप लोग शिद्दत के साथ तैयारी कीजिए, पूरी सिंसियरिटी, अपनी पूरी जी जान से तैयारी कर दीजिए, और सक्सेस इस बार आप अपने घर पे लेके जाइए, अपने मम्मी पापा के पास। ओके, थैंक यू, ऑल द बेस्ट।